हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में एक चैप्टर है या टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे और शॉर्ट में देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और हमारी इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं। मेरा नाम है आशीष और मैं पिछले 8 सालों से यूपीएससी के स्टूडेंट को विभिन्न कोचिंग संस्थानों में गाइड कर रहा हूँ, मेंटरिंग कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बहुत शॉर्ट में देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक को। दरअसल थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या क्यों इस क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। दरअसल यूपीएससी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि हमें मोटिवेशन आना चाहिए कि हम क्यों किसी सब्जेक्ट की तैयारी करें, प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए हमारी। या एक होता है ना कि मेरे लिए कुछ मोटिवेशन मिले तब तो मैं तैयारी करूं किसी सब्जेक्ट की, अदरवाइज मैं क्यों उस पर इतना टाइम वेस्ट करूं। तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें अगर प्रीलिम्स में, तो ये प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट पेपर में इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो नियर अबाउट 15 to 18 क्वेश्चन के आसपास जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के होते हैं ऑन एन एवरेज। ये 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के होते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। इट मींस कि ये 15 to 18% क्वेश्चन को कवर करता है इंडियन इकोनॉमी जो होता है। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड, जिसमें पूछता है कि जैसे आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या क्या उसके क्वांटिटेटिव मेजरमेटिव्स हैं या क्या क्वालिटेटिव मेजरमेटिव्स हैं। ठीक है, किसके लिए, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं कि दरअसल करंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और हमको बेसिक जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं या जिनको कहा जाता है कि बेसिक्स जो इकोनॉमिक्स के हैं, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो हमको यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से श्योरिटी मिल जाती है इस सेक्शन से। तो एक तो देखेंगे कि प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज 15 to 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के होते हैं पूरे हमारे यूपीएससी में। दूसरा देखा जाए कि जो हमारा मेंस का पेपर होता है, इस मेंस के थर्ड पेपर में ये हमारे इंडियन इकोनॉमी थर्ड पेपर का पार्ट है। और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 100 मार्क्स के आसपास ये हमारे मेंस में थर्ड पेपर में ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर देखने पे पता लगता है कि ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स में और एज वेल एज इन मेंस के पेपर में भी। तो दरअसल इस सेक्शन को या इस टॉपिक को अगर हम अवॉइड करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि इस पेपर को या इस टॉपिक को अवॉइड नहीं करना है। अब एक क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ एक मिथ है या कहा जाए कि इसके साथ एक र्यूमर है कि ये बहुत टफ है और टफनेस इसकी ऐसी है कि इसमें बहुत ज्यादा डेटा है। तो ये जो हमारा एक मिथ है कि डेटा रिलेटेड बहुत ज्यादा इसमें जो फैक्ट्स हैं या जो हैं, ठीक है, या डेटा रिलेटेड जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट हमको इस बात को ध्यान रखना है कि यूपीएससी में डेटा का बहुत रोल नहीं होता है, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो और चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो। डेटा का रोल बहुत कम होता है। बेसिक रोल जो होता है वो कॉन्सेप्ट का होता है और हमारे पास जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्मोलॉजी हैं या शब्दावलियां हैं इनका रोल बहुत ज्यादा होता है। डेटा बस सपोर्टिव रोल में आता है। 10 to 20% रोल जो होता है वो डेटा का होता है। बाकी रोल जो होता है हमारे कॉन्सेप्ट का होता है और हमारी टर्मोलॉजी या शब्दावलियों का होता है। तो ये जो हमारे अंदर मिथ है कि बहुत डेटा है इसमें चाहिए हमको, या जितना डेटा हमारे पास होगा उतना अच्छा ये पेपर तैयार रहेगा हमारा, तो ये मिथ है। इसमें नहीं पढ़ना है, ये डायलेमा हमारा हो सकता है, इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि एक तो बहुत शॉर्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो इंडियन इकोनॉमी है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा। तो प्रीलिम्स में भी देख लिया हम लोगों ने और मेंस में भी देख लिया कि क्यों हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट रोल रखती है ये, या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम लोग डील करते हैं। टॉपिक है इन्फ्लेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन के प्रकार क्या हैं या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है। तो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखिए, इन्फ्लेशन की जब डिफिनीशन देखी जाती है तो उस डिफिनीशन में यही देखा जाता है कि एवरेज प्राइस लेवल जो है वो
एवरेज प्राइस लेवल है वो हाइक होता रहता है या बढ़ता रहता है। और ये जो प्रोसेस है प्राइस हाइकिंग की, ये लॉन्ग टर्म में रन करती है। इट मींस कि अगर किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस कॉन्टिन्यूअस बढ़ रही है तो वो कॉन्टिन्यूटी जो है या बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो कॉन्टिन्यूअस बनी हुई है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे हाथ में जो ये पेन है, इसको हम लोग एक मान लेते हैं कि ये डिजिटल पेन नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल पेन है जिसमें हम लोग इंक डालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पे एक पेन है और इस पेन की जो प्राइस है वो बेसिक जो इसकी कॉस्ट है, लागत है, वो 100 रुपीज है। या जो भी कह लिया जाए कि इस पेन पे गवर्नमेंट ने जो भी अपना टैक्स इंपोज किया है, जीएसटी इंपोज किया है, उसके बावजूद ये पेन मार्केट में कितने में बिक रही है? ये बिक रही है, इसकी एमआरपी है 100 रुपीज है। अब इसकी प्राइस मोर देन 100 रुपीज हो जाए और ये लॉन्ग टर्म तक बनी रहे, जैसे 110 रुपये इस पेन की प्राइस हो जाए और लंबे समय तक क्या रहे, ये बनी रहे। और इस तरह से जो प्राइस हाइक हो रही है या मूल्य में या कीमत में जो वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि लंबे समय तक हो। और ध्यान रखना है कि सिर्फ एक वस्तु में ना हो या सिंगल गुड्स में ना हो, ये आम तौर पे सभी गुड्स में या जो भी गुड्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स, यानी कि बहुत सारी वस्तुओं के मूल्य में, कीमत में कंटिन्यू वृद्धि होती रहे, तो इस कंडीशन को ही इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। जब जनरल प्राइस लेवल से प्राइस कॉन्टिन्यूअस ऊंची बनी रहे और लॉन्ग टर्म तक बनी रहे तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अब यहां पे एक चीज ध्यान देखना है कि मुद्रास्फीति, जब भी हम अगर इस टर्म को सुनते हैं इन्फ्लेशन को, तो हमारे मन में एक ही चीज आती है कि ये इन्फ्लेशन अच्छी है या बुरी है। ये हमारे मन में पहला इंप्रेशन जो आता है कि इन्फ्लेशन क्या है, बुरी है। ठीक है, हमारे मन में जो पहला इंप्रेशन आता है इन्फ्लेशन को लेके, या पहला जो हमारे मन में एक इमेजिनेशन होता है इन्फ्लेशन को लेके, मुद्रास्फीति को लेके, वो यही आता है कि ये इन्फ्लेशन हमेशा क्या होती है, खराब होती है। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन जो होती है ये अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। इट मींस कि ये इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी भी हो सकती है और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बुरी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या है या किस रेट से इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में। ये रेट जो होता है, जिसको परसेंटेज में हम लोग जीडीपी के परसेंटेज के रूप में इसको डिफाइन करते हैं, डिपेंड इस पे करता है कि ये इन्फ्लेशन किस रेट से रन कर रही है इकोनॉमी में। और इस पे भी डिपेंड करता है कि जिस इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी कॉमनली या मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। पहली इकोनॉमी होती है जिसको बोलते हैं डेवलप्ड, या जिसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएं, और दूसरी होती है डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब है कि जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत है, चाइना है, ब्राजील है, इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। और जैसे अमेरिका है या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये डेवलप्ड कंट्री हैं। तो एक तो इस पे डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन रेट किस इकोनॉमी के लिए किया जा रहा है, डेवलप्ड कंट्री के लिए किया जा रहा है या डेवलपिंग कंट्री के लिए किया जा रहा है। तो इस पे डिपेंड करता है कि वो इन्फ्लेशन रेट क्या हो। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, अगर यहां पे 2 से 3% के आसपास अगर इन्फ्लेशन बना हुआ है तो माना जाता है कि ठीक है, ये इन्फ्लेशन उस इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव एक साइन है या अच्छा संकेत है। ठीक है, जैसे इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री, यहां माना जाता है जो आरबीआई द्वारा एक्सेप्ट किया गया है वो 2 से 6%, मतलब 2 to 6% के आसपास अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो माना जाता है कि अच्छा है, चलो ये हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा, इसको थोड़े से शॉर्ट में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कैसे सपोर्ट करता है। तो देखिए, पूरी इकोनॉमी में दो ही काम होता है, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी, किसकी सप्लाई होगी? गुड्स एंड सर्विसेज की, वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है कि डिमांड हो रही है, मांग हो रही है, तभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पूरी इकोनॉमी में दो ही चीज हो रहा है, प्रोडक्शन और कंजप्शन, या जिसको बोलते हैं डिमांड। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर 2 से 4% या मान लेते हैं कि 5% इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रन करता है, तो ये इन्फ्लेशन कैसे इकोनॉमी में प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज हैं या उत्पादक गतिविधियां हैं, इनको कैसे बढ़ाता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे मान लेते हैं कि इसी मार्कर की जो प्राइस है वो 100 रुपीज थी, लेकिन 5% इन्फ्लेशन आ गई, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? 105 रुपए के आसपास प्राइस हो गई इसकी। अब देखिए, जो उत्पादक है उसको उत्पादित करने में इस मार्कर में कितना इन्वेस्ट करना पड़ा है, या कितनी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है? 100 रुपीज। जब 100 रुपीज होंगी तो जाहिर सी बात है कि इस 100 रुपीज में उसका प्रॉफिट पहले से ही क्या है? इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन के फंक्शन होते हैं, इसमें क्या है? एक लैंड है, भूमि है, एक कैपिटल है, पूंजी है, और एक क्या है? इसमें लेबर है, ठीक है, लेबर या जिसको बोलते हैं श्रमिक, और एक क्या है? इंटरप्रेन्योर या जिसको साहसी बोलते हैं, यही है। तो लाभ किसको मिलता है? यही साहसी इंटरप्रेन्योर है, इसको मिलता है लाभ। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये 100 रुपए में बेच रहा था जब इस मार्कर को या पेन को, तो इमेजिन कर लेते हैं कि इसको 5 रुपीज बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इसकी प्राइस कितनी हो गई? 105 रुपए हो गई। तो अब ये जब 105 रुपए में इस मार्कर को या पेन को सेल करेगा, तो इसकी प्राइस ये इन्फ्लेशन के थ्रू 5 रुपए, और ये पहले से उसकी 5 रुपए प्रॉफिट थी, तो अब इसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 10 रुपए हो जाएगा। तो इंटरप्रेन्योर है या जो साहसी है, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं या सेलर भी बोल सकते हैं, उसको ये क्या करता है? इन्फ्लेशन की वजह से 5 रुपए एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो वो सोचेगा भाई 5 रुपए एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि और प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या करेगा कि इस 5 रुपए एडिशनल बेनिफिट के लिए वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या निवेश बढ़ा देगा। निवेश बढ़ा देगा तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन या उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जितने फैक्टर हैं इनको क्या करेगा? वो इंप्लॉयमेंट देगा। इंप्लॉयमेंट देगा तो इकोनॉमी में क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी, और इनकम से क्या बढ़ेगी? फिर जब लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों के हाथ में इनकम जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। डिमांड जब करेंगे तो इससे फिर क्या होगा? फिर उसकी बेनिफिट बढ़ेगी। किसका? जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो निवेश कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी फिर इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, तो फिर वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पूरी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव साइक्लिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, सकारात्मक उत्पादन की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जिससे पूरे इकोनॉमी में क्या होगा? प्रोडक्शन फंक्शन पॉजिटिवली ग्रो करेगा। और हमारी एक्चुअल में कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न तो सिर्फ एक ही है कि भाई इकोनॉमी में प्रोडक्शन क्या हो? बहुत अच्छे तरीके से हो, लोगों को क्या हो? खूब जॉब मिले। और गवर्नमेंट की जो इस प्रोडक्शन से गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? एक तो जीएसटी मिलेगा, और जिनको इनकम मिलेगी उनसे क्या मिलेगी? इनकम टैक्स मिलेगा। और जो इंटिटीज हैं या जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनसे क्या मिलेगा? गवर्नमेंट को कारपोरेट टैक्स मिलेगा। तो यहां पे गवर्नमेंट के लिए भी क्या है? बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट को। तो ये पॉजिटिविटी जो है कहीं ना कहीं, और किसकी वजह से हो रहा है? एक सर्टेन रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हो रहा है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, जिसमें सामान्य कीमत स्तर भी क्या होती है? नीचे जाने लगती है, उस कंडीशन को देखते हैं। डिफ्लेशन की कंडीशन, कि मान लो कि डिफ्लेशन की कंडीशन होती है कि जनरल प्राइस लेवल भी नीचे गिरने लगता है। अब देखो क्या होगा कि मान लो 100 रुपीज की प्राइस है, वो गिर के कितनी हो गई? 95 रुपीज हो गई। अब जो प्रोड्यूसर है या जो इन्वेस्टर है वो ऐसे करता है कि भाई 100 रुपीज में हमने ये मार्कर बनाया, लेकिन अब डिफ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति की सीधे उल्टे वाली कंडीशन हो गई कि पहले से प्राइस क्या हो रही है? नीचे गिर रही है, और ये टेंडेंसी लॉन्ग टर्म तक बनी हुई है। तो यहां पे क्या होगा कि भाई वो बनाया 100 रुपए में और बेचेगा कितने में? 95 रुपीज में। तो उसको लगेगा कि भाई ये 5 रुपए हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। किसको? जो इन्वेस्ट कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, यहां पे हम लोग इन्वेस्टर को,
प्रोड्यूसर को और सेलर को सेम मान लेते हैं कि ये तीनों काम एक ही आदमी कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि उसको यहां पर लॉस होगा 5 रुपीज का। तो सोचेगा भैया ऐसा है कि जब मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे प्रोडक्शन क्यों करना है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आया किस लिए था, मुझे आया था मैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए कि मुझे लाभ होगा। लेकिन उल्टा यहां पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो वो कहेगा कि भैया ऐसा है कि हमको इन्वेस्टमेंट क्या करना है, कम कर देना है, क्योंकि यहां पे ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉस हो रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो यहां पे प्रोडक्शन को भी क्या कर देगा, प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। कहेगा भैया जब बिक नहीं रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं क्यों प्रोडक्शन करूं। जब प्रोडक्शन को कम कर देगा तो यहां पे जिन लोगों को इंप्लॉयमेंट दे रहा था उनको क्या मिल रही थी, इनकम मिल रही थी। इंप्लॉयमेंट जिनको दिया था उनको क्या मिल रही थी, इनकम मिल रही थी। तो इनको कहेगा कि भैया ऐसा है कि हम ज्यादा लोगों को रख नहीं पाएंगे, छटनी करना शुरू कर देगा। जितने लोगों को उसने क्या किया था, हायर किया था, उनको फायर करना शुरू कर देगा। कहेगा भैया प्रोडक्शन फंक्शन से बाहर जाओ, ज्यादा सेलिंग हो नहीं रही है, लॉस हो रहा है। तो इनकी इनकम कम होगी। जब इनकम कम होगी तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम जाएगी, लोगों के हाथ में पैसे कम जाएंगे। जब उनके पास पैसे कम जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो डिमांड को कम कर देंगे। वो क्या करेंगे, डिमांड को कम कर देंगे, मांग ही नहीं करेंगे। जब मांग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इस तरह से एक ऐसा नेगेटिव प्रोसेस शुरू हो जाएगा, या जिसमें कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी कि अब उत्पादन की गतिविधियां क्या होने लगी, कम होने लगी। यह कहा जाए कि उत्पादन की गतिविधियां अब नकारात्मक रूप से चलने लगी, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट कंडीशन में कि इस कंडीशन में क्या हुआ था कि जहां पे इन्फ्लेशन 5% की रेट से बढ़ रहा था, यहां पे उत्पादन की गतिविधियां क्या होती, प्रोडक्शन फंक्शन पॉजिटिवली रन कर रहा था, लोगों को इनकम जनरेट हो रही थी, लोग डिमांड कर रहे थे और इससे इन्वेस्टर और प्रोत्साहित हो रहा था, मोटिवेट हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा था। तो वो कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा था, प्रोडक्शन फंक्शन में इन्वॉल्व था, प्रोडक्शन कर रहा था। लेकिन जैसे दूसरी कंडीशन आई कि यहां पे भाई अब क्या हो रहा है, जनरल प्राइस जो हो या इन्फ्लेशन की जगह क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया है, मुद्रास्फीति की जगह अस्फीति हो गई है। तो अब जनरल प्राइस लेवल क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में देख लिए। अब एक आते हैं कि अगर सर्टेन एरिया में या सर्टेन परसेंटेज, जो हमारा आरबीआई 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करता है, अगर उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो क्या होता है, जिसको हम लोग जनरली बोल लेते हैं कि अगर हाई इन्फ्लेशन हो जाता है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर मान लो इन्फ्लेशन मोर देन 10% के आसपास रन कर रही है, तब कंडीशन क्या होगी। तो मान लो इस मार्कर की जो प्रोडक्शन कास्ट है वो 100 रुपीज है, लेकिन 10% के आसपास क्या है, इन्फ्लेशन है। तो इसलिए इस मार्कर की प्राइस कितनी होगी, 110 रुपये हो गई। अब देखो क्या होगा कि यहां पर एडिशनल 10 रुपीज बेनिफिट हो रहा है, किसको, जो प्रोडक्शन कर रहा है मार्कर का। तो वो तो खुश हो जाएगा भाई कि पहले मार्कर में 100 रुपए में बेचता, लेकिन अभी 10% इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, मुद्रास्फीति चल रही है, तो इससे इस मार्कर की प्राइस कितनी हो गई, 110 रुपए हो गई। तो ये जो 10 रुपीज एडिशनल मुझे बेनिफिट हो रहा है, इससे वो क्या होगा, और मोटिवेट होगा, सोचेगा भाई ये तो मेरे लिए एडिशनल बेनिफिट है, तो वो प्रोडक्शन और करना चाहेगा। तो यहां पे प्रोडक्शन करने के लिए क्या करेगा, वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा, निवेश को बढ़ा देगा। जब निवेश को बढ़ा देगा तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, जो हमने बताया था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे हमने बताया था प्रोडक्शन फंक्शन में कौन है, लैंड है, भूमि है, फिर क्या था, कैपिटल था, फिर क्या था, लेबर था, फिर क्या था, इंटरप्रेन्योर या साहसी थे। यही 4 लोग क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो अब क्या होगा कि इनका ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो यहां पर इन्वेस्ट करेगा, या इनको कहा जाए कि इनको नियोजित करेगा यहां पे। तो इनको क्या मिलेगी, इनको मिलेगी इनकम। तो थोड़े शॉर्ट में बता देते हैं कि जो लैंड है इसको, इसके बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लगान मिलता है। जो कैपिटल है इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है इंटरेस्ट, जिसको ब्याज बोलते हैं। जो लेबर है इसको क्या मिलता है, इसको वेज मिलता है, या इसको सैलरी भी बोल सकते हैं। जो इंटरप्रेन्योर है इसको क्या मिलता है, इसको प्रॉफिट मिलता है। और ये लोग लेके क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, अर्थव्यवस्था में खर्च करेंगे। तो इनके हाथ में जो इनकम जाएगी
तो ये इनकम को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं को क्या करेंगे, बाय करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज बाय जब करेंगे तो इनके हाथ में जब इनकम गई, बाय किया, तो इससे इकोनॉमी में क्या हुआ, डिमांड, मांग की उत्पत्ति हुई, इन्होंने डिमांड जनरेट किया, और जब डिमांड जनरेट किया तो इससे इन्वेस्टर और क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहां पे और साइक्लिक प्रोसेस होगी। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो पूरा सिनेरियो है, हमारी इकोनॉमी में दो लोग हैं। एक है हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर, या जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर। ये कौन है, उत्पादक है, निवेशक है, या इसी को विक्रेता भी बोल देते हैं। तो पहला तो ये पर्सन है प्रोड्यूसर, जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहता है। तो उसके लिए ये पूरी सिचुएशन क्या है, बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल है, सोचेगा भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, लाओ इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, हमारी इकोनॉमी में एक दूसरा भी पर्सन है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, यहां पे उपभोक्ता भी तो कुछ सोचेगा, उपभोक्ता सोचेगा, कंज्यूमर सोचेगा कि भाई ये जो कंडीशन है, इसमें जो मुझे वस्तु 100 रुपए में मिलनी चाहिए, वो मिल कितने में रही है, 110 रुपए में मिल रही है। तो यहां पे जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको लगेगा कि ये जो पेन है, ये 10 रुपये क्या है, महंगी मिल रही है। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो उसके पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प है कि इस महंगाई में भी इस मार्कर को क्या करो, या पेन को खरीद लो। तो क्या करेगा, महंगी होने के बावजूद इस पेन को वो खरीद लेगा, बाय कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में यही प्रोसेस चलता रहेगा, सेलर जो है या प्रोड्यूसर बेच लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस महंगाई से अगर कंज्यूमर प्रभावित हुआ, अफेक्ट हुआ, तो वो क्या करेगा, दो डिसीजन फिर लेगा। कहेगा भाई ऐसा करते हैं कि अभी इसका कंजप्शन या डिमांड है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। कहता भैया पेन नहीं खरीदेंगे, मार्कर नहीं खरीदेंगे, चलो पेंसिल से लेके काम चला लेते हैं। तो क्या करेगा ना कि पेन के बदले उसका सब्स्टिट्यूट खोजेगा, उसका क्या करेगा, प्रतिस्थापन वस्तु खोजेगा। जैसे पेंसिल है, स्केच है, उसको लेके कहेगा भैया इससे काम चला लो, पेन को रहने दो। या दूसरा वो सोच सकता है कि भाई ऐसा करते हैं कि अभी नहीं खरीदते हैं, बहुत महंगा है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना वेट कर लेते हैं, तो इससे जब सस्ती होगी तब खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर क्या कर सकता है कि अपने कंजप्शन को पोस्टपोन कर देगा। पोस्टपोन कर देगा कि मतलब अभी नहीं खरीदेंगे। और इधर जब ये डिसीजन लेगा कंज्यूमर कि अभी नहीं खरीदेंगे, तो जो इन्वेस्टर या जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन कर चुका है, तो उसका क्या होगा, इन्वेंट्री हो जाएगा, मतलब अनबिका माल उसके पास स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे भी लॉस किसको होगा, इन्वेस्टर को होगा या प्रोड्यूसर को होगा। अगर ये दूसरा डिसीजन लेता है कि यार इसका सब्स्टिट्यूट मैं यूज कर लूंगा, पेन नहीं लेते हैं, इसका प्रतिस्थापन जो है उसको ले लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट बट नॉट सेम प्रोडक्ट। मतलब ठीक है, जैसे चाय का प्रतिस्थापन क्या हो गया, कॉफी हो गई, ठीक है, या इस तरह से जो गुड्स हैं, ठीक है। तो ये करेगा कि भाई इसका सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर है, इसने जितने माल का प्रोडक्शन कर लिया है, वो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा, अनबिका माल रह जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जो प्रोड्यूसर है उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो इस कंडीशन में जब लॉस होगा तो कहेगा भैया ऐसा है, इन्वेस्टमेंट घटा दो। जब इन्वेस्टमेंट घटा देगा तो प्रोडक्शन भी घट जाएगा। जब प्रोडक्शन घट जाएगा तो कहेगा भैया जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, अब इतने लोगों की जरूरत नहीं है, अब कम लोगों की जरूरत है। तो कुछ लोगों को क्या करेगा, फायर कर देगा, कहेगा निकलो भैया बाहर। तो इससे लोगों की इनकम क्या होगी, जिनको बाहर निकालेगा उनकी इनकम नीचे चली जाएगी, घट जाएगी। जब इनकम घट जाएगी तो उससे क्या होगा, डिमांड नहीं करेंगे, ये डिमांड बहुत कम कर देंगे, तो डिमांड घट जाएगी। जब डिमांड घट जाएगी तो इससे इन्वेस्टमेंट और कम होगा। तो यहां पे भी क्या होगा, एक नेगेटिव साइक्लिक प्रोसेस जनरेट हो जाएगी और इकोनॉमी में प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, बहुत नीचे जाने लगेगा। तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे क्या होने लगेगी, मंदी आने लगेगी। तो ध्यान रखना है यहां पे कि जब यहां पे हाई इन्फ्लेशन आया तो भी अर्थव्यवस्था में मंदी के चांसेस हैं। दूसरा यहां पर देखिए कि जब यहां पे डिफ्लेशन आया या मुद्रा अपस्फीति आया, डिफ्लेशन की कंडीशन आई, ठीक है, यानी कि मुद्रा क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, सामान्य दर से नीचे चली गई, निगेटिव हो गई है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, निगेटिव ग्रोथ होगी, अर्थव्यवस्था में मंदी के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो यहां ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन, और यहां पे जो एक कंडीशन थी जिसमें हमने कहा कि अगर इन्फ्लेशन सर्टेन पीरियड में या सर्टेन रेट से बढ़ रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में आरबीआई द्वारा कितना एक्सेप्ट किया गया है, 2 से 6% के आसपास, तब जाके इन्फ्लेशन क्या हो गया, ये अच्छा माना जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन एक ऐसी दो धारी तलवार है जिसको हरदम एक सर्टेन रेट से बढ़ते देने के लिए पूरा हमारी आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों लगे रहते हैं। आरबीआई इसको कैसे रेगुलेट करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आरबीआई आती है, और गवर्नमेंट किसके थ्रू इसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, तो वो फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है, राजकोषीय नीति होती है। राजकोषीय नीति को गवर्नमेंट किस चीज से लेकर आती है, इंट्रोड्यूस करती है, तो बजट के थ्रू इंट्रोड्यूस करती है। और तीसरा एक और एक्टिविटी है, या कहा जाए कि एक और मतलब यंत्र है या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है, उसके थ्रू भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो इन्फ्लेशन है वो एक ऐसी दो धारी तलवार है कि अगर एक निश्चित दर से अधिक हो जाए तो मुश्किल है अर्थव्यवस्था के लिए, और एक निश्चित दर से कम हो जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल है। तो यहां पर इन्फ्लेशन के बारे में हमने देखा कि ये हमारे इन्फ्लेशन क्या होता है उसके बारे में देख लिए। दूसरा हमने देख लिया कि इस इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इन्फ्लेशन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखना है कि जो इन्फ्लेशन के प्रकार होते हैं, अगर इसको मोटे तौर पर देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन के प्रकार हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। हालांकि एक तीसरा इन्फ्लेशन भी है या तीसरे टाइप का इन्फ्लेशन भी होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कितने प्रकार का। तो पहला होता है इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो मांग की अधिकता के कारण क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आया है, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग की अधिकता के कारण इन्फ्लेशन आया है, कि जैसे किसी अर्थव्यवस्था, मान लीजिए किसी क्लास में इस मार्कर की जो स्टूडेंट है, मान लेते हैं यही मार्कर है, क्लास में बिक रहा है। किसी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं, 100 मार्कर की डिमांड होगी या 100 पेन की डिमांड होगी। लेकिन किसी दिन क्लास में अगर 150 बच्चे आ गए तो पेन की डिमांड क्या होगी, ऑल ऑफ सडन 150 हो जाएगी। तो यहां पे डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जो पेन का सेलर है या पेन का जो बेचने वाला है उसके पास 100 ही पेन है, तो उससे क्या हो जाएगी, इस मार्कर की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई है। और आपने पढ़ा होगा कि जो डिमांड और सप्लाई कर्व होता है वो इस तरह से होता है। ये क्या है, ये डिमांड कर्व है, और ये क्या है, सप्लाई कर्व है। इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जब हम लोग क्लास लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि डिमांड और यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे प्राइस होती है, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की क्या होती है, प्राइस होती है। और यहां पे क्या होती है, यहां पे क्वांटिटी होती है, कि क्वांटिटी कितनी है। तो यहां पे क्या है, प्राइस है, वहां पे क्वांटिटी है। तो यहां पर ये देख लेते हैं कि इस प्राइस पर, जो भी प्राइस है उस पे इतनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विस की, तो ये क्या हो गया, एक स्टेबल प्राइस हो गया। लेकिन यहां से जहां प्राइस विचलित होगी या डिमांड ज्यादा होगी तो तुरंत क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, या इसको कहेंगे मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा क्या होता है, एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम लोग लागत जन्य मुद्रास्फीति। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, मान लेते हैं अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन अगर चलाना है तो उस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होते हैं, चार ही इसमें कारक होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में कौन कौन होते हैं, चार कारक होते हैं। और चार कारक कौन कौन से, अभी हम लोग डिस्कस किए कि अगर अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना है तो चार प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, यानी कि उत्पादन के चार फलक होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है इसमें, पहला होता है लैंड, भूमि होती है। दूसरा क्या होता है, कैपिटल, पूंजी होती है। तीसरा क्या होता है, लेबर, श्रमिक होता है। और चौथा क्या होता है, इंटरप्रेन्योर या साहसी होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लैंड है इसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, रेंट का मतलब लगान मिलेगी। और जो कैपिटल है इसको क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा, लाभ, इसको ब्याज मिलेगा। और जो लेबर है इसको क्या मिलेगा, इसको वेज मिलेगा,
या इसको सैलरी मिलेगी, और जो एंटरप्रेन्योर है साहसी, इसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो, मान लेते हैं कि इसी पेन का उत्पादन किया जा रहा है और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपीज है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पेन की जो कॉस्ट है, लागत है, वो 100 रुपीज है। ध्यान रखना है कि कॉस्ट और प्राइस अलग होता है। कॉस्ट का मतलब होता है कि इसके उत्पादन में कितनी लागत आई है, और प्राइस में क्या होता है कि प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे मार्केट में सेल हो रहा है उसमें क्या होगा, टैक्स भी इंक्लूड होगा, या सब्सिडी दी जा रही है तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो ध्यान रखना है यहां पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 25 रुपीज इसमें किसको जा रहा है? रेंट जा रहा है। 20 रुपीज किसको जा रहा है? तो मान लेते हैं कैपिटल को जा रहा है, जो पूंजी है उसका इंटरेस्ट जा रहा है। 30 रुपीज मान लेते हैं कि इसमें मजदूरी जा रही है, लेबर को जा रहा है। कितना हो गया ये? और फिर इसमें मान लेते हैं कि 25 रुपीज जो होता है वो इंटरप्रेन्योर ले रहा है, साहसी ले रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि यहां पे 45 प्लस 30, 75 प्लस 25, 100 रुपीज कॉस्ट है इसकी। तो जाहिर सी बात है कि ये, अब देखो क्या होगा। मान लेते हैं कि जो इनपुट्स हैं, आगते हैं, इनकी प्राइस बढ़ गई। सपोज कर लो कि जो ये 25 रुपीज की जो एक तरह से लैंड का रेंट है, ये कहते भैया आप 25 रुपए नहीं लेंगे, हमको अब 30 रुपए चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत आ गई है, हमको 30 रुपए चाहिए। लेबर भी बोल रहे भैया आप 30 रुपए हम लेबर मजदूरी नहीं लेंगे, अब हम 35 रुपया लेंगे। इनका भी क्या हो गया? बढ़ के 35 रुपया हो गया। तो इन दोनों की लागत में 10 रुपए की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इनकी कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। तो अब यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो गया। पहले कितना था? 100 रुपीज। अब कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई? उत्पादन लागत हुई 110 रुपया। तो इस वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ। और ये किस लिए हुआ है? जो इनपुट हैं उनकी ही कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई है। तो इस प्रोसेस में इन्फ्लेशन इमर्ज हो गया, ठीक है। एक तीसरे टाइप का इन्फ्लेशन होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जैसे अर्थव्यवस्था में विकृतियां हैं, उत्पादन और वितरण में विसंगति है, या जो भी अर्थव्यवस्था की कमियां हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, और इन्फ्लेशन के रीजंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, और साथ में इसका हमारी इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।